गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो लेक्चर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ ताकि उनको एग्जाम में हेल्प हो सके। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कुछ पार्ट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, पोल, रेसिड्यू, सिंगुलरिटीज वगैरह एंड एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, डेफिनेशंस देखने वाले हैं कि हम लोग जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करें तब हम लोगों को डेफिनेशन की हेल्प हो सके और हम लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है इसमें हम लोगों को क्लियर रह सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, कौन से फंक्शन को हम लोग एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू सी। जी क्या रहेगा, एक रीजन रहेगा आपका जो सबसेट रहेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन का ही, और इसमें से हमने आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट चूज कर लिया, Z नॉट बिलोंग टू जी। अब हम लोग ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है जी से लेकर सी तक, ठीक है, ये इसे हम लोग एनालिटिक कब बोलेंगे, एट पॉइंट Z नॉट इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ Z नॉट। मतलब Z नॉट का अगर हम लोग कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो उस नेबरहुड में फंक्शन क्या होना चाहिए, हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वहां पे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शन क्या रहेगा, एट पॉइंट Z नॉट क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। या फिर हम लोग इसे और इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक कब रहेगा, ऑन रीजन जी, जब ईच एंड एवरी पॉइंट जी का जो ईच एंड एवरी पॉइंट रहेगा उस ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो फंक्शन पूरे रीजन जी पे क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही अनदर डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची रीमन इक्वेशन हम लोगों को क्यों देखना है, क्योंकि हम लोगों को हार्मोनिक फंक्शन सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोगों को कॉची रीमन इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कॉची रीमन इक्वेशन का होता क्या है। If a function f of z equal to u of xy plus I v of xy, हम लोगों को फंक्शन पता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोग इसी फॉर्म में डिफाइन करते हैं u प्लस आई वी, और u और v क्या है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x एंड y है। इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये फंक्शन क्या रहेंगे, डिफरेंशिएबल रहेंगे एट पॉइंट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। द पार्शियल डेरिवेटिव्स ux, uy, vx, vy should exist and satisfy the equation ux equal to vy, uy equal to minus vx। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, del u by del x equal to del v by del y, और del u by del y इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल वी बाय डेल एक्स। सो कॉची रीमन इक्वेशन हम लोगों को ये स्टेटमेंट देता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, एक पॉइंट के लिए हम लोगों ने सेट आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट रहेंगे और वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉची रीमन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। एनी फंक्शन ऑफ x एंड y possessing continuous partial derivatives of the first and second orders and satisfying Laplace equation is called a harmonic function। मीनिंग क्या है, कोई भी आपने फंक्शन लिया x एंड y का, वो फंक्शन रहेगा। सेकेंड थिंग क्या रहेगा, उसकी जो हम लोग डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, वो रहेंगे कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स रहेंगे वो कंटिन्यूस भी रहेंगे, और वो पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को लाप्लास इक्वेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। लाप्लास इक्वेशन रहता है, सपोज हमने एक फंक्शन ले लिया u विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और इसके हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए, डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर ले, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इनकी अगर एडिशन हम लोगों को 0 मिलती है तो ये हो जाता है लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो इनका बोलना हार्मोनिक फंक्शन, कौन से फंक्शन को हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन अगर x और y का रहता है और उसके अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं अप टू सेकेंड ऑर्डर,
और वो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और वो पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन को हम लोगों को प्रूव करना है वो हार्मोनिक है या नहीं है, तो हम लोगों को ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉन्जुगेट फंक्शन की। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉन्जुगेट फंक्शन। ठीक है, सो हमने क्या किया है, एक फंक्शन कंसिडर किया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, और ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। तो कोई भी एनालिटिक फंक्शन अगर हम लोग लेते हैं और उसका u पार्ट एंड v पार्ट, मतलब u एंड v आर बोथ आर क्या रहेंगे, हार्मोनिक रहेंगे। कंपल्सरीली कोई भी फंक्शन ले लो एनालिटिक फंक्शन, उसका u पार्ट और v पार्ट क्या रहेगा, आपका एनालिटिक रहेगा। देन सच ए फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, u एंड v आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन और सिंपली कॉन्जुगेट फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। सो कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने क्या बोला है, सपोज हम लोगों के पास कौन से फंक्शन कॉन्जुगेट फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन क्या रहेगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के फॉर्म में जो है वो अगर एनालिटिक है तो u और v क्या रहेंगे, कॉन्जुगेट रहेंगे। बट दोनों में से अगर हम लोगों को एक गिवन है, सपोज हम लोगों को गिवन है u ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सपोज हमारे पास u की वैल्यू है u ऑफ एक्स वाई। अब देखो एक वैल्यू अगर आपके पास गिवन है u की, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y। सो यहाँ पे हम लोग डेल u बाय डेल x फाइंड आउट कर लेंगे और डेल u बाय डेल y फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए सपोज हमने कंसिडर कर लिया कि लेट v बी दी हार्मोनिक conjugate of u। ठीक है, अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, dv का dv इक्वल टू डेल v बाय डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल y इंटू डी वाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों को u गिवन है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब है हमारे पास कॉशी-रीमन इक्वेशन। कॉशी-रीमन इक्वेशन क्या था हमारा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्म में अगर फंक्शन रहता है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स मींस यू एक्स इक्वल टू रहता है वी वाई और यू वाई इक्वल टू रहता है माइनस टाइम वी एक्स। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है कि यू एक्स मीन्स क्या रहता है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है जहां से हम लोगों को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें हम लोग डेल v बाय डेल x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u पुट अप करेंगे एंड डेल v बाय डेल y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u पुट अप करने वाले हैं, मींस डेल u बाय डेल x। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ u अगर हम लोग इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, dv इक्वल टू डेल v बाय डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल v बाय डेल x। तो ये माइनस साइन लेफ्ट साइड में लिख लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल वी बाय डेल वाई मीन्स डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये किस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है, जनरल फॉर्म में हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं dv इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। राइट, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, m इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई और यहाँ पे हो गई n की वैल्यू n इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, और हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, अगर कोई भी इक्वेशन डेल एम बाय डेल वाई
इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स की अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन दिया था हमारे पास गिवन क्या था, u था, बट हमने जो फंक्शन कंसिडर किया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है मतलब वो क्या रहेगा, उसका इक्वेशन अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं तो वो क्या रहता है, एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहता है। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये वाली कंडीशन यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। तो m को अगर यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल m बाय डेल y इक्वल टू माइनस ऑफ डेल टू u बाय डेल y स्क्वायर। और यहाँ पे अगर n को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे मिलेगा डेल n बाय डेल x इक्वल टू डेल टू u बाय डेल x स्क्वायर। ठीक है, बट इक्वेशन कैसा है हमारा, एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं मतलब क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस टाइम इक्वल टू आ रहा है डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। सो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया है, u क्या है हमारा, हार्मोनिक फंक्शन हो गया। और u अगर हार्मोनिक फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे v की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ u मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारी प्रोसीजर क्या रही है, टू फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के फॉर्म में सपोज हमने फंक्शन कंसिडर किया है। ठीक है, और वो क्या है, फंक्शन अगर एनालिटिक है और उसमें से सिर्फ अगर हम लोगों को u की वैल्यू अगर गिवन है और v फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे तो पहले हमने v को क्या किया, dv के फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद हमने CR इक्वेशन का यूज किया। CR इक्वेशन का यूज करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि u क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। और u अगर हार्मोनिक फंक्शन रहता है तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग, इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को v की वैल्यू मिल जाती है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन u की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इसके बाद अभी हम लोग एग्जांपल्स लेने वाले हैं ताकि अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट u इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन। सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूव करना है, फंक्शन u क्या होना चाहिए, हार्मोनिक होनी चाहिए। उसके बाद डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, देन हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। उसके बाद फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ सेट, मींस एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड भी फाइंड आउट करना है। मतलब इस एग्जांपल में पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली हम लोगों को यहाँ पे इस एग्जांपल में 3 थिंग्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है हार्मोनिक फंक्शन, देन हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को v की वैल्यू रिक्वायर रहेगी और हार्मोनिक कॉन्जुगेट मींस v की वैल्यू ही रहेगी। हमारे पास u की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि u क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। और u हार्मोनिक फंक्शन है ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा कि u क्या है, लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। given that u इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y अप टू ऑर्डर 2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे, मीन्स अगर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे मिलेगा डेल u बाय डेल x इक्वल टू माइनस ऑफ 6 x y।
और यहाँ पे डेल यू बार डेल वाई मिलेगा हम लोगों को 3y² और ये हो जाएगा -3x²। ठीक है, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रहेगा, डेल टू यू बार डेल x² इक्वल टू -6y और यहाँ पे रहेगा डेल टू यू बार डेल y² इक्वल टू 6y। ठीक है, सो लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल टू यू बार डेल x² प्लस डेल टू यू बार डेल y²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट अप करते हैं। डेल टू यू बार डेल x² की वैल्यू कितनी है, -6y प्लस डेल टू यू बार डेल y² की वैल्यू कितनी है, 6y। तो ये हो जाएगा 6y और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब यू क्या कर रहा है, हमारा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, यू हो गया हमारा हार्मोनिक फंक्शन। Therefore, U is a harmonic function। ठीक है, फर्स्ट वाला हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंडली क्या फाइंड आउट करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, मतलब V फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं लेट V be the harmonic conjugate of U। ठीक है, सो V का डिफरेंशिएशन हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dV इक्वल टू डेल V बार डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल V बार डेल y इंटू डी वाई। ठीक है, अब हमने जैसे प्रोसीजर में देखा था, हमने क्या किया था, यहाँ पे CR इक्वेशन यूज किया था। सो अकॉर्डिंग टू CR इक्वेशन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं CR इक्वेशन क्या होता है, CR इक्वेशन सिंस ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस टाइम vx। ठीक है, सो डेल v बाय डेल x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स डेल u बाय डेल y इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल y की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल u बाय डेल x इंटू डी वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, डेल u बाय डेल y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3y² माइनस 3x²। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को dv इक्वल टू माइनस टाइम 3y² माइनस 3x² इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स। तो डेल यू बाय डेल एक्स कितना है, माइनस टाइम 6xy। तो यहाँ पे हम लोग पुट अप कर देते हैं -6xy इंटू डी वाई। ठीक है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, dv इक्वल टू माइनस टाइम 3y² dx और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x² dx और ये हो जाएगा -6xy dy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x दिया है ओनली फंक्शन, तो ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, बट इन दोनों की दिक्कत आ रही है। अगर इन दोनों को हम लोग साथ में लिखते हैं तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स 3y² dx प्लस ये हो जाएगा 6xy dy और रिमेनिंग टर्म रही हमारी 3x² dx। राइट, सो अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या दिया है, 3y² dx, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे x होना चाहिए और यहाँ पे दिया है 6xy², मतलब अगर y² का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा और ये x इंटू डी वाई, मतलब ये एक्चुअली हो गया डेरिवेटिव ऑफ 3xy² का। ठीक है, प्लस रिमेनिंग टर्म 3x² dx। राइट, अभी जो हम लोगों को ये टर्म मिली है, अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, v इक्वल टू -3xy² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x³ 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा x³ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है,
और ये जो कांस्टेंट c रहेगा वो कैसे रहेगा, c इक्वल टू रियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या फाइंड आउट करना बाकी है, अभी सिर्फ हमारा एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो आप लोगों को पता है कि एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्यू प्लस आई वी के फॉर्म में। यू की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, क्या थी, वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस आई इंटू वी की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई थी, -3x² प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसे रीअरेंज करना है और इन टर्म्स ऑफ जेड ला के रखना है। ठीक है, सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन से ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाई क्यूब दिया है, यहाँ पे -3x² वाई दिया है और यहाँ पे -3x y² और उसके मल्टीपल में क्या दिया है, आई दिया है। तो आपको थोड़ा सा अगर याद आता है तो ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को x प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस आई टाइम्स सी। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी खुद से सॉल्व करना पड़ेगा कि ये कैसे आया है, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, जो भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है, जो भी है सिंप्लीफिकेशन, ये आपको खुद करना है। बट इसका रीअरेंजमेंट करने के बाद हम लोगों को यही मिलेगा x प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस आई इंटू सी। और x प्लस आई वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा z क्यूब प्लस आई सी। तो ये हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले तो हमने Q जो गिवन था उसे हार्मोनिक फंक्शन दिखाया, देन उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया और एनालिटिक फंक्शन भी हमने यहाँ पे उसका फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में हमारा पूरा कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाता है। बट और इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट द फंक्शंस। अभी हमारे पास दो एग्जांपल्स है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं एक ही क्वेश्चन में। और हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मतलब सिंपली हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखाना है, जो दो फंक्शन दिए हैं वो हम लोगों को हार्मोनिक दिखाने हैं और हार्मोनिक के बाद उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, यू को हमने हार्मोनिक दिखा दिया था, मतलब वहां पे लाप्लास कंडीशन सेटिस्फाई करके बता दी थी। और उसके बाद हमने उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ सीआर इक्वेशन। ठीक है, तो वो सारी प्रोसीजर अभी हम लोगों को यहाँ पे करनी है। सो सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, लेट u इक्वल टू 1/2 log ऑफ x² प्लस y²। ओके, देन फर्स्टली क्या करना है हम लोगों को, फर्स्ट एग्जांपल में u को हार्मोनिक शो करना है और उसके बाद उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो del u by del x, del u by del x कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 log का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x² प्लस y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x है तो x का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे del u by del x की वैल्यू आएगी हमारी x/x² प्लस y²। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, मतलब del 2u by del x², तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा y² माइनस x² डिवाइडेड बाय x² प्लस y²। राइट, इतनी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करते थे, सो del u by del y मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे। अगर इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y तो y/x² प्लस y²। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना रहेगा यहाँ पे, पार्शियल डेरिवेटिव del 2u by del y², और ये आ जाएगा हमारा x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, अब इसे हार्मोनिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो लाप्लास इक्वेशन क्या है हमारा, del 2u by del x² प्लस del 2u by
डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये फंक्शन क्या हो गया, हार्मोनिक आ गया। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी और न्यूमरेटर की अगर एडिशन करते तो न्यूमरेटर में मिलेगा हम लोगों को 0। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो गई है लैप्लास इक्वेशन वाली, तो u क्या हो गया हमारा, हार्मोनिक फंक्शन हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस u satisfy the Laplace equation and hence u is harmonic। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे लेट v be the harmonic conjugate of u। सो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिख सकते हैं dv इक्वल टू डेल v बाय डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल y इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग CR इक्वेशन यूज करेंगे। CR इक्वेशन क्या था हमारा, सिंस CR इक्वेशन ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस टाइम वी एक्स। ठीक है, मतलब डेल वी बाय डेल एक्स की जगह अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ u अगर हम लोगों को लिखना है तो माइनस टाइम डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास वैल्यू है डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल एक्स की, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को dv इक्वल टू माइनस टाइम y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को x dy माइनस ऑफ y dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसे अगर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है तो आपको जो मैंने फॉर्मूलाज लिख के दिए थे उसमें अगर आप देखोगे तो इसका आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x वाला। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा v इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और c क्या रहेगा यहाँ पे, रियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया v हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ फंक्शन u का। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या दिया है, u की वैल्यू गिवन है तो उसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, गिवन दैट u इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा, फिर यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x cos हाइपरबोलिक y एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, डेल यू बाय डेल y इक्वल टू, अब विथ रेस्पेक्ट टू y करना है और आपको याद होगा कि अगर देखो वैसे तो नॉर्मली cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस टाइम साइन x, बट उसके साथ अगर हाइपरबोलिक दिया है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिंपली साइन हाइपरबोलिक y, नेगेटिव साइन नहीं आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा डेरिवेटिव cos x साइन हाइपरबोलिक y और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा डेल टू यू बाय डेल
वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा फिर से अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा cos x cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब हार्मोनिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो del 2u बाय del x स्क्वायर प्लस del 2u बाय del y स्क्वायर इक्वल टू del 2u बाय del x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस del 2u बाय del y स्क्वायर की वैल्यू है cos x cos हाइपरबोलिक y। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, therefore u इज हार्मोनिक। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। लेट V be the harmonic conjugate of U। सो इसका डिफरेंशिएशन रहेगा dV इक्वल टू del V बाय del x इंटू डी एक्स प्लस del V बाय del y इंटू dy। ठीक है, अब यहाँ पे CR इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, सबसे पहले CR इक्वेशन लिख लेते हैं। सिंस CR इक्वेशन ux इक्वल टू vy uy इक्वल टू माइनस टाइम vx। ठीक है, सो CR इक्वेशन का यूज करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को dv इक्वल टू del v बाय del x की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ del u बाय del y और इंटू dx प्लस del v बाय del y की जगह लिखेंगे del u बाय del x इंटू dy। वैल्यू पुट अप कर देते हैं अभी हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पे क्या रहेगी del u बाय del y की वैल्यू, ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y इंटू dx प्लस del u बाय del x की वैल्यू है माइनस ऑफ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x cos हाइपरबोलिक y इंटू dy। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, इसे इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेट करने के पहले अगर हम लोग यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले ले, क्योंकि दोनों इक्वेशन में क्या है, माइनस साइन है, तो अगर निगेटिव साइन को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए इस फॉर्म में बनेगा dv इक्वल टू माइनस ऑफ cos x साइन हाइपरबोलिक y इंटू dx प्लस साइन x cos ऑफ हाइपरबोलिक y इंटू dy। राइट, और इसे अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हम लोगों को, v इक्वल टू माइनस टाइम साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और c रहेगा रियल कॉन्स्टेंट। आप इसे डिफरेंशिएट करके देखिए इतनी टर्म आ रही है या नहीं, आपको यही टर्म मिलेगी। ठीक है, तो v क्या हो गया हमारा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया यहाँ पे u का। अभी हम लोग वन मोर एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारा पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट द फंक्शन u इक्वल टू e टू द पावर x cos y इज हार्मोनिक। फर्स्टली फाइंड आउट करना है हम लोगों को फंक्शन क्या है, हार्मोनिक, देन फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड देन एनालिटिक फंक्शन। मतलब जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था वैसे ही इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो चलिए वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। गिवन दैट u of xy इक्वल टू e टू द पावर x cos y। ठीक है, हार्मोनिक दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। सो फर्स्टली पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेते हैं। del u बाय del x इक्वल टू ये आ जाएगा e टू द पावर x cos y एंड del 2u बाय del x स्क्वायर आ जाएगा e टू द पावर x cos y। ठीक है, और del u बाय del y आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ e टू द पावर x साइन y एंड del 2u बाय del y स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस e टू द पावर x cos y।
सो del 2u बाय del x स्क्वायर प्लस del 2u बाय del y स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर x cos y माइनस ऑफ e टू द पावर x cos y। तो ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, u इज हार्मोनिक फंक्शन। ओके, देन फाइंड आउट करते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सो लेट v be the harmonic conjugate of u। सो dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, del v बार del x इंटू डी एक्स प्लस del v बार del y इंटू dy। सो विद द हेल्प ऑफ सी आर कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिस सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस टाइम वी एक्स। सो del v बाय del x की जगह लिख सकते हैं माइनस ऑफ del u बाय del y इंटू डी एक्स प्लस del v बाय del x की जगह लिख सकते, सॉरी del v बाय del y की जगह लिख सकते हैं हम लोग del u बाय del x इंटू डी वाई। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, del u बाय del y और del u बाय del x की यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट करके रखी है, तो वो पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, सो del u बाय del y की वैल्यू क्या है, माइनस टाइम e टू द पावर x साइन y। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे e टू द पावर x साइन y इंटू डी एक्स प्लस del u बाय del x की वैल्यू है e टू द पावर x cos y इंटू dy। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इसका क्या इंटीग्रेशन क्या आएगा। और आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो आपको डायरेक्टली देख के ही पता चल जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू साइन y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और c क्या रहेगा, रियल कॉन्जुगेट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, v हो गया इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब हम लोगों को सिर्फ लास्टली फाइंड आउट करना है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के फॉर्म में। तो चलिए एनालिटिक फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, e टू द पावर x cos y प्लस आई इंटू वी की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x साइन y प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अभी हम लोग, e टू द पावर x कॉमन हो जाएगा, e टू द पावर x, और ये हो गया cos y प्लस i साइन y प्लस i इंटू c। ठीक है, सो cos y प्लस e टू द पावर i साइन y, इसे अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि e टू द पावर x एज इट इज e टू द पावर i y प्लस इसे ic को क्या लिखते हैं हम लोग, न्यू कांस्टेंट लिखते हैं d से d इक्वल टू आई सी, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं d क्या रहेगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, e टू द पावर x प्लस आई वाई प्लस d, और x प्लस आई वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोगों को f ऑफ z की वैल्यू क्या मिल रही है, e टू द पावर z प्लस d। ये हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट देखने वाले हैं। आपके सिलेबस में क्या दिया है, कुछ थ्योरम आपको विदाउट प्रूफ दिए है, मतलब ओनली स्टेटमेंट है, और विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट क्या करना है, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट देख लेते हैं, फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो भी हम लोग एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा थ्योरम है कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम में क्या दिया है, कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, लेट capital T be a simply connected region and let f of z be a single valued continuously differentiable function। अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए, मतलब जो फंक्शन रहता है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसमें अगर जो भी आप z की वैल्यू पुटअप कर रहे हो, z की वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर आपको सिंगल वैल्यू मिलता है तो वो हो जाएगा आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मोर देन वन अगर आपको वैल्यूज मिलती है तो वो हो जाता है मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको एक डोमेन दिया है, एक रीजन दिया हुआ है जो सिंपली कनेक्टेड रीजन है, एंड लेट एफ ऑफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन कैपिटल डी, दैट इज एफ डैश ऑफ जेड एक्सिस्ट कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन तो उसका एक्सिस्ट रहेगा ही, डेरिवेटिव एक्सिस्ट रहेगा, एंड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ टी। ठीक है, फर्स्ट टू लाइंस में जो कहा गया है उसी को क्या लिखा है, दैट इज करके एफ डैश ऑफ जेड एक्सिस्ट है और वो क्या है, कंटिन्यूअस रहेगा ऑन ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल डी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब एक हमने कोई रीजन ले लिया कैपिटल डी और उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद उनका क्या बोलना है कि इंटीग्रेशन अलोंग सी, मतलब ये जो डोमेन था इसकी जो कर्व है इसके अलोंग एफ ऑफ जेड जो हमारा फंक्शन है डी जेड, उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और सी क्या रहेगा हमारा, सी द क्लोज कॉन्टर कंटेंट इन कैपिटल डी, मतलब जो भी क्लोज कर्व रहेगी। सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक डोमेन दिया हुआ है, डोमेन में क्या ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा, और उस डोमेन में के कोई भी आपने क्लोज कर्व अगर आप लेते हो तो उस क्लोज कर्व के अराउंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये आपको कॉची थ्योरम बताता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉची-कॉसेट थ्योरम। कॉची-कॉसेट थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, क्या दिया है, एनालिटिक दिया है, एंड लेट C be any closed continuous rectifiable curve in capital D, then integral over C f of z dz equal to 0। ठीक है, जो आपको कॉची थ्योरम दिया है उसी का क्या नेक्स्ट वर्जन दिया है, कॉची-कॉसेट थ्योरम, बट इसमें क्या है, दो कंडीशन दी थी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कंटिन्यूअसली होना चाहिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट पे। ठीक है, बट कॉची-कॉसेट थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपका फंक्शन जो दिया है एफ ऑफ जेड वो अगर एनालिटिक है डोमेन डी पे और सी क्या है, बी एनी क्लोज कंटिन्यूअस रेक्टिफाइबल कर्व है। ठीक है, यहाँ पे सी अगर क्लोज कंटिन्यूअस रेक्टिफाइबल कर्व इन डोमेन डी रहती है तो उस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर सी, मतलब इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस थ्योरम के तरफ जाते हैं, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला ही है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपको पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी ये हम लोग यहाँ से बताते हैं। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या दिया है, लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, फंक्शन क्या दिया है, एनालिटिक दिया है आपको डोमेन डी में, एनक्लोज बाय अ क्लोज रेक्टिफाइबल जॉर्डन कर्व सी एंड लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस ऑन सी। देखो आपको कंडीशन क्या दी है, फर्स्टली फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक है ऑन डोमेन डी पे, देन उसी डोमेन डी में कि हमने क्या की, एक क्लोज कर्व चूज की। ठीक है, उस क्लोज कर्व पे फंक्शन क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यूअस रहेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और उसमें का अगर हमने आर्बिट्ररी कोई पॉइंट ए चूज कर लिया है तो उस पॉइंट पे उस कर्व के अलोंग उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, तो उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, वेयर ए इज एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल डी मीन्स डोमेन डी का। देन उसके बाद आता है एचओडी फॉर्मूला। एचओडी फॉर्मूला नथिंग बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला है। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला किसका है, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है। इसमें क्या है, सिर्फ आपको z माइनस ए की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 1 है, तो उसी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी पावर मोर देन 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, मतलब हायर ऑर्डर रहती है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एचओडी फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला। उसका स्टेटमेंट क्या दिया है, उसका स्टेटमेंट भी सेम है जैसे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का है हमारा। ठीक है, तो फंक्शन रहेगा जो डिफाइन किया है जी से सी तक, जी रीजन रहेगा जो सबसेट रहता है कॉम्प्लेक्स प्लेन सी का। ठीक है, इसी में कि हमने एक क्या की, डिस्क मतलब राउंड वाले डिस्क जो रहती है हमारी, ठीक है, उसे हमने चूज किया, और वो कर्व कैसे रहेगी, अलोंग डिस्क जो हम लोग कर्व ले रहे हैं वो कैसे रहेगी, बार दिया है मतलब क्लोज कर्व रहेगी। ठीक है, जो सबसेट रहेगी रीजन जी में के, मतलब जी में का ही हमने एक डिस्क यूज किया है, उसका सेंटर, डिस्क का सेंटर क्या रहेगा, ए रहेगा, और यहाँ पे रेडियस रहेगी स्मॉल आर।
ठीक है। और गैमा ऑफ टी क्या रहेगा, तो गैमा ऑफ टी क्या है, हमारी क्लोज कर्व है। तो क्लोज कर्व का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है हमने, a प्लस आर इंटू ई टू द पावर आई टी, ठीक है। और टी क्या रहेगा, एंगल रहता है, ठीक है, तो वो रहेगा 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो इस केस में एचओडी फॉर्मूला मीन्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, एफ एन ऑफ जेड नॉट। जेड नॉट क्या रहेगा, यहाँ पे आर्बिट्ररी पॉइंट रहेगा, जिस भी पॉइंट पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो पॉइंट रहेगा जेड नॉट। एफ एन ऑफ जेड नॉट इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर गैमा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एन प्लस 1 डी जेड, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ जेड नॉट माइनस ए लेस देन आर, मतलब जो भी हम लोग पॉइंट लेंगे वो सेंटर के आसपास का ही रहेगा और उसकी जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से वो लेस देन का रहेगा, रेडियस रहेगा ऑफकोर्स, मतलब डिस्क के बाहर का नहीं रहेगा। जो भी आप डिस्क कंसिडर करोगे, सपोज हमने यहाँ पे डिस्क कंसिडर कर ली, ये डिस्क हो गई हमारी, ये क्लोज कर्व है, तो ये होगी वी बार ऑफ ए आर। इसका मीनिंग क्या है, सेंटर है ए और आर रहेगी रेडियस, ठीक है। तो इसमें का अगर आप यहाँ का कोई भी, यहाँ का कोई भी अगर जेड नॉट पॉइंट चूज करते हो तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस ऑफकोर्स क्या रहेगा, लेस देन आर रहेगा। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिग्री आपको क्या दी है, 1 दी है, तो आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करोगे। और यहाँ पे डिग्री मतलब पावर जेड माइनस ए की पावर अगर मोर देन 1 दी रहती है तो उस केस में आप क्या करोगे, एचओडी फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से कि जो अभी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं जिसका हम लोगों को यूज भी होने वाला है एग्जाम्पल सॉल्व करते समय, तो वो उसे यूज कैसे करना है ये अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम लोगों को क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। जैसे कि इसके पहले हमने स्टेटमेंट देखा है और यहाँ पे हम लोगों को कर्व दी है तो उसमें क्या रहेगा, 2 e टू द पावर आई टी। ये हमारी कर्व है, तो हमने वहाँ पे कर्व क्या देखी थी, गैमा ऑफ टी क्या दिया है हम लोगों को, गैमा ऑफ टी इक्वल टू ए प्लस आर ई टू द पावर टी, ठीक है। और इसे अगर कंपेयर करते हैं हम लोगों को, ठीक है, तो ए हमने यहाँ पे सेंटर के लिए यूज किया है, मतलब जो भी कर्व दी है उसके डिस्क के सेंटर के लिए यूज किया है। इसलिए जब हम लोग यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में था हम लोगों ने यहाँ पे ए लिया था, क्योंकि इस फॉर्म में हमारी कर्व नहीं थी, हमने सिर्फ सिंपली सी लिया था, ठीक है। बट इस फॉर्म में अगर हम लोग कर्व लेते हैं और ए को इस कर्व का सेंटर मानते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था हमने, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर गैमा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्म में, ठीक है। ए को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो इसके ए की जगह हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं एफ ऑफ जेड नॉट सपोज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर एफ ऑफ जेड नॉट 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर गैमा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड, ठीक है। तो अलोंग जेड नॉट हम लोगों को क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अलोंग जेड नॉट मतलब जो जेड नॉट पॉइंट दिया है इस पॉइंट पे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो जो कर्व दी है उसमें क्या दिया है, सेंटर ए दिया है, ए क्या दिया है यहाँ पे 0 दिया है, तो ये हो गया हमारा ए सेंटर, ठीक है, मतलब 0 0। और रेडियस कितनी दी है, 2 दी है, मतलब ये 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2। तो इस फॉर्म में हमारा सर्कल रहेगा, ठीक है। अब ये जो कर्व दी हुई है, ठीक है, मेरा ठीक से सर्कल नहीं आया, बट ये जो कर्व दी है इस कर्व के अंदर जिस पॉइंट पे हम लोगों को इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब जेड नॉट यहाँ पे अभी हमने दिया है, तो वो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 दी है। और 1 इस कर्व के अंदर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है 1 पॉइंट, ये 2 है, ये -1, ये -2, ये 1 2 और ये -1 -2, ठीक है। तो 1 पॉइंट जो जिस पॉइंट पे हम लोगों को इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट इस कर्व के अंदर है, ठीक है, इस कर्व के अंदर है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे
इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। सो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इज एफ ऑफ z नॉट इक्वल टू 1/2 pi r इंटीग्रेशन ओवर गैमा f of z upon z minus z naught into dz, where gamma equal to a plus r e to the power it and modulus of z minus a is less than r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो रहा है, एट पॉइंट z नॉट पे हम लोगों को इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, z नॉट हमने अभी बता दिया कि 1 ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, सबसे पहले कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको अप्लाई करने से पहले जो भी पॉइंट पे आपको इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट जो कर्व आपके पास गिवन दी हुई है उस कर्व के अंदर या फिर बाउंड्री पे है या नहीं चेक करना है। और उसके बाद अगर कर्व के अंदर आता है तो कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, अगर नहीं आता है, कर्व के बाहर आता है, तो उस केस में इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो अभी हम लोगों को क्या मिलेगा, एट पॉइंट क्या करना है, हम लोगों को 1 फाइंड आउट करना है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस इंटीग्रल को इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या दिया है हमारा, हियर एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना दिया है, e टू दी पावर z दिया है। ठीक है, और एट पॉइंट z नॉट क्या दिया है, z नॉट इक्वल टू 1 दिया है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अगर हम लोग ये वैल्यूज पुट अप करते हैं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर z अपॉन ये रहेगा अलोंग गैमा और ये रहेगा अलोंग गैमा z माइनस z नॉट की वैल्यू कितनी है 1 इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एफ ऑफ 1। ठीक है, बट एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर z, और अगर हम लोग z की जगह 1 पुट अप करते तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को 2 पाई आर e टू दी पावर 1, तो e टू दी पावर 1 मीन्स e। ठीक है, तो ये हो गई इस इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोगों को सेम सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, जो इंटीग्रल दिया है उसमें किस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कौन सी कर्व आपको गिवन दी हुई है, ये सबसे पहले देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कर्व क्या दी है, कर्व क्या दी है आपको, गैमा ऑफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर आई टी, इस फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर इसी का मीनिंग रहेगा मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 1। मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 मीन्स क्या दिया है आपको, यूनिट सर्कल दिया है। यूनिट सर्कल मीन्स जिसका सेंटर क्या रहता है, 0 रहता है और रेडियस क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे रहेगा ये सेंटर 0 और 1 डिस्टेंस पे रहेगी हमारी कर्व, क्योंकि सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 1 दी हुई है, तो ये हो गई हमारी कर्व। ठीक है, ये रहेगा 1, ये -1, ये 1 और ये 1। ठीक है, अब उसके बाद देखना है कि कौन से पॉइंट पे हम लोगों को इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ अगर हम लोग इंटीग्रल कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के साथ अगर इसे कंपेयर करते हैं तो z नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या दिया है, साइन z अपॉन z दिया होगी, मतलब z माइनस z नॉट होना चाहिए, तो z नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अभी हमारे पास जो गिवन दिया है उसे लिख लेते हैं, गिवन दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या दिया है, साइन जेड, और एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू दिया है 0। ठीक है, सो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर गैमा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्वल टू
2πi f ऑफ z0। ठीक है, तो देखिए अब z0 क्या है, 0 दिया है, और 0 ये पॉइंट इस कर्व के अंदर आता है, ऑफ कोर्स आता है क्योंकि सेंटर ही क्या है, 0 है। मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट इस कर्व के अंदर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट अप करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर हम लोगों को भी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1, जो हम लोगों को कर्व दी है, f ऑफ z की वैल्यू है sin z अपॉन z माइनस z0 मीन्स z हो जाएगा इंटू dz इक्वल टू 2πi इंटू f ऑफ 0। ठीक है, बट f ऑफ z क्या दिया है, sin z, और इसकी जगह अगर हम लोग 0 पुट अप करेंगे तो sin 0 कितना होता है, 0 होता है। मतलब इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, हो गया एग्जाम्पल हमारा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ी थोड़ी हम लोग लेवल बढ़ाते हैं अपनी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ओवर मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1 cos z अपॉन z इंटू z माइनस 4 इंटू dz। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिया है, दो टर्म्स दी है, एक दिया है z इंटू और सेकेंड दिया है z माइनस 4 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो कर्व K1 दी है उसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है, यूनिट सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट सर्कल मीन्स इस फॉर्म में आएगा, सेंटर क्या रहेगा, 0 रहेगा, और रेडियस क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये पूरी तरीके से मुझसे सर्कल तो नहीं बन रहा है, बट ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, अब ओनली z दिया है, मतलब z माइनस 0 दिया है, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट है, एक 0 पॉइंट है और एक क्या है, 4 पॉइंट। तो दोनों में से कौन सा पॉइंट इस कर्व के इंक्लूड होगा, 0 पॉइंट होगा ओनली। z माइनस 4 में अगर हम लोग लेते हैं तो 4 पॉइंट तो इसके बाहर रहेगा। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1 cos z अपॉन z इंटू z माइनस 4 इंटू dz। तो इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1 cos z अपॉन, मतलब पूरे ये डिवीजन में रहेगा, z माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय z माइनस 0 इंटू dz। इस वाले इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो पॉइंट दिया है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, जिस पॉइंट पे हम लोगों को इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, कर्व के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ये पॉइंट तो कर्व के अंदर नहीं रहता था, बाहर ही जा रहा है, बट 0 पॉइंट इसके अंदर है, तो इसे हमने डिनोमिनेटर में रहने दिया और बाकी क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर में लेके गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा f ऑफ z क्या बन गया, फिर यहाँ पे f ऑफ z बन गया हमारा cos z अपॉन z माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 0, या फिर हम लोग z0 भी बोल सकते हैं, या फिर अभी से a भी बोल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0, और a जो 0 है वो पॉइंट क्या हो गया, कर्व के अंदर इंक्लूड है, मतलब यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ओवर गैमा f ऑफ z अपॉन z माइनस a इंटू dz इक्वल टू 2πi इंटू f ऑफ a। पहले हमने z0 लिखा था, अभी हमने a लिख दिया है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर गैमा, गैमा मीन्स दिया है हम लोगों को मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा cos z डिवाइडेड बाय z माइनस 4 डिवाइडेड बाय z इंटू dz। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, 2πi इंटू f ऑफ a। f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0, मतलब ये हो गया f ऑफ 0। ठीक है,
और एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है हम लोगों को, cos z अपॉन z माइनस 4। तो अगर हम लोग z की जगह 0 पुट अप करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4, मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ 0 की, -1/4। ठीक है, और -1/4 अगर हम लोग यहाँ पे पुट अप करते तो यहाँ पे मिलेगा 2πi इंटू -1/4, तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी -πi अपॉन 4। हो गया हमारा एग्जाम्पल। हम लोगों को क्या करना है, इसमें इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अभी चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इस फॉर्म में है, 1/2πi इंटीग्रल ओवर c e टू द पावर zt अपॉन z² प्लस 1 इंटू dz, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, और यहाँ पे कर्व दी है हम लोगों को सर्कल, जिसका सेंटर रहेगा 0 और रेडियस रहेगी 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल टर्म नहीं दी है, बट कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अगर हम लोगों को अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सिंपल टर्म होनी चाहिए, मतलब z माइनस a के फॉर्म में, मतलब डिग्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इसे स्प्लिट कर लेते हैं और सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं अभी डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, 1/2πi इंटीग्रल ओवर c e टू द पावर zt अपॉन z² प्लस 1 इंटू dz। तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है 1/2πi एज इट इज ओवर c 1/2i इंटू, इन ब्रैकेट रहेगा 1/z माइनस i माइनस ऑफ 1/z प्लस i इंटू e टू द पावर z t इंटू dz। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1/2i जो है इसे इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे, 1/2πi को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल को सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, सो इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2i इंटू, ठीक है, 1/2πi इंटीग्रल ओवर c, फिर e टू द पावर z2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e टू द पावर zt डिवाइडेड बाय z माइनस i इंटू dz, और सेकेंड टर्म हम लोग लिख सकते हैं 1/2πi इंटीग्रल ओवर c e टू द पावर z t अपॉन z प्लस i इंटू dz। ठीक है, अब देखिए e टू द पावर zt जो फंक्शन दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अंडर द कर्व सर्कल, ये क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये फंक्शन तो हो गया हमारा एनालिटिक। सेकेंडली अब हम लोगों को क्या देखना है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास z माइनस a वाला, ठीक है, और यहाँ पे दिया है z प्लस a, तो एक्चुअल में क्या रहता है हमारा, जो एक्चुअली जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला दिया है हम लोगों को वो इस फॉर्म में रहता है, f ऑफ a इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c, यहाँ पे 1/2πi और f ऑफ z अपॉन z माइनस a इंटू dz, इस फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, तो ये तो इसके साथ सेम हो रहा है, मतलब a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे i मिलेगी, बट यहाँ पे प्लस होने की वजह से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस i हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग जो हम लोगों को गिवन कर्व दी है उसे हम लोग डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि दोनों पॉइंट उस कर्व के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं करके। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग कर्व को ड्रॉन करें तो यहाँ पे सर्कल ही है, सेंटर रहेगा 0 और रेडियस रहेगी 3, तो ये हो गया 1 2 3। अब देखिए y एक्सिस क्या रहता है, इमेजिनरी एक्सिस रहता है, तो ये होता है r, ये 2r और ये रहेगा 3r, ये रहेगा -1, ये -2, ये -3, ये -i, -2i और ये -3i। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सर्कल बनेगा ये,
आप इमेजिन कर लो, आप अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको ये सर्कल ही निकलेगा आपसे। ठीक है, हम लोगों को तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट चेक करना है कि इस कर्व के अंदर आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आई, तो आई पॉइंट इस कर्व के अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देन माइनस आई, तो माइनस आई भी क्या हो रहा है, इस कर्व के अंदर आ रहा है, मतलब दोनों टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, इंटीग्रल ओवर, अब ये दिया है 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी e टू द पावर z t डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड इक्वल टू क्या आएगा 1/2 r। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 पाई r अगर हम लोग राइट साइड में ही रखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली f ऑफ a रहेगा, मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/2 पाई r को एज इट इज रखना है फॉर्मूला में। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू लिखनी है, मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, f ऑफ a की वैल्यू लिखना है। f ऑफ a मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, a की वैल्यू क्या है, r है, तो यहाँ पे f ऑफ i की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकेंडली माइनस ऑफ, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया f ऑफ r, और यहाँ पे क्या आएगा फिर माइनस ऑफ f ऑफ माइनस r। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 1/2 r इंटू f ऑफ r, f ऑफ z क्या है अभी हमारे पास, देखिए अभी हम लोगों को फंक्शन क्या दिया है, e टू द पावर z दिया हुआ है, तो अगर हम लोग z की जगह i पुट अप करते हैं, ठीक है, इस वाले फंक्शन के लिए, तो f ऑफ i की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे भी क्या दिया है, फंक्शन e टू द पावर z ही दिया है, बट यहाँ पे अब वैल्यू क्या रहेगी, माइनस आई रहेगी, तो हम लोग z की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, माइनस आई पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, f ऑफ z की जगह क्या रखना है, आई रखना है, और f ऑफ z की वैल्यू क्या है हमारे पास, e टू द पावर z t है। ठीक है, तो z की जगह अगर i रखते हैं तो यहाँ पे मिलेगा e टू द पावर i t, और यहाँ पे मिलेगा e टू द पावर माइनस ऑफ i t। ठीक है, और इसे अगर हम लोग 2i से डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है उसे अगर हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल टू e टू द पावर i t माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ i t डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन t। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, हम लोगों को इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिंपल टर्म नहीं दी है, तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हमने क्या कर लिया, इस डिनोमिनेटर की जो टर्म थी उसे स्प्लिट करके लिख लिया। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया, 1/2 पाई आई से अंदर मल्टीप्लाई किया, देन इंटीग्रल को सेपरेट किया। ठीक है, और 1/2 आई जो था उसे ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, और e टू द पावर zt से भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी टर्म कुछ इस फॉर्म में आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, f ऑफ z क्या है हमारा, e टू द पावर zt दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई किया। सबसे पहले हमने चेक किया कि यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहे हैं हम लोगों को r और माइनस r, वो हम लोगों को जो गिवन कर्व दी है उसके अंदर आते हैं या नहीं। यहाँ पे हमने पाया कि भी i और माइनस i दोनों क्या हो रहे हैं, जो हम लोगों को कर्व क्लोज कर्व गिवन दी हुई है उसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई किया, और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ ही हम लोगों को ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंटीग्रल ओवर c z minus 1 upon z plus 1 whole square z minus 2 into dz where c is मॉड्यूलस ऑफ z माइनस i इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसके अगर आप पावर देखते हो, डिग्री देखते हो, तो कितनी है, मोर देन 1 है, मतलब 2 दिया है। तो क्लियरली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो पहले चेक करना है हम लोगों को कि यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलेंगे हम लोगों को
वो हमारे कर्व के अंदर आएंगे या नहीं। एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, इसे सिंगुलरिटीज बोलते हैं। जिस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिंगुलरिटी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग z की जगह ये पॉइंट पुट अप कर दे, जैसे यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0 पुट अप करके, तो z इक्वल टू -1 मिलेगा। ठीक है, सो -1 अगर z की जगह पुट अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि ये जो पॉइंट्स रहते हैं इसे हम लोग सिंगुलरिटीज बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को सिंगुलरिटीज क्या क्या मिल रही है। तो z+1 इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, z इक्वल टू -1 और z-2 को अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, z इक्वल टू 2। मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रही है, 3 सिंगुलरिटी मिल रही है, -1 और 2। वैसे देखा जाए तो 2 ही है और एक सिंगुलरिटी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस एग्जांपल को अगर हम लोग को विद द हेल्प ऑफ कॉची फॉर्मूला सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कर्व जो भी हम लोगों को दी है उसे हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं और पहले देखते हैं कि इसमें से कौन से पॉइंट कर्व के अंदर है, कौन से पॉइंट कर्व के बाहर है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, z-i इक्वल टू 2, मतलब क्या रहेगा, सेंटर क्या रहेगा, I रहेगा हमारा और रेडियस क्या रहेगी, 2 रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर I रहेगा, मतलब ये हो गया हमारा I पॉइंट और यहाँ से 2 रेडियस, मतलब ये हो गया 1 2 डिस्टेंस, ये 0 तक का एक और इसके नीचे का एक -i वाला। ठीक है, और इसी के अलोंग ऐसा हमारा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या दिया है, पॉइंट दिया है -1 और 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, -1 तो आपका आ जाएगा, ये क्या है आपका -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, पर 2 क्या हो रहा है, कर्व के बाहर जा रहा है, मतलब -1 वाला जो पॉइंट है, जो सिंगुलरिटी है, वो कर्व के अंदर आ रही है और 2 कर्व के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसके पहले जैसे हमने किया था कि जो पॉइंट कर्व के बाहर जा रहा था उसे क्या कर लिया था हम लोगों ने, न्यूमरेटर में ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम थिंग यूज करने वाले हैं। तो इसी फंक्शन को या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसी इंटीग्रल को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर c z-1, ये डिवाइडेड बाय रहेगा z-2 होल डिवाइडेड बाय z+1 इसका होल स्क्वायर इंटू dz। ठीक है, अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 दी हुई है और हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉची फॉर्मूला जो है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, उसमें क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डिग्री 1 होनी चाहिए। मतलब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला, HOD फॉर्मूला, तो वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या था, एक्चुअली इस फॉर्म में दिया हुआ था, fn ऑफ z0 इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z अपॉन z माइनस z0 टू द पावर n+1। ठीक है, इंटू dz, इस फॉर्म में दिया हुआ था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे f ऑफ z की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, f ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, f ऑफ z हो जाएगा हमारा z-1 अपॉन z-2, राइट। उसके बाद z0 क्या हो जाएगा, z0 इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है n+1, तो n+1 तो 2 को क्या लिख सकते हैं, n+1 के फॉर्म में लिखना है तो 1+1, मतलब n की भी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई है। ठीक है, तो अभी इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये HOD फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इंटीग्रल दिया है, मतलब इतना पार्ट दिया हुआ है हम लोगों को, इतना पार्ट, तो ये जो पार्ट है इसे क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। इसे अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z
अपॉन z माइनस z नॉट इंटू डी जेड इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ एन ऑफ जेड नॉट। एफ एन ऑफ जेड नॉट का मीनिंग क्या रहेगा? nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट पॉइंट जेड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। इसे अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को? इंटीग्रल ओवर सी z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय z प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू क्या रहेगा? 2 पाई आई इंटू एफ एन ऑफ जेड। एफ एन ऑफ जेड मीन्स यहाँ पे एफ डैश ऑफ जेड नॉट कितना है यहाँ पे हमारा? -1 है और होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एफ डैश। आपको क्या करना है? एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और -1 पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट z इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसे अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो इसे अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को वैल्यू मिलती है 2 पाई आई इंटू -1 अपॉन z माइनस 2 इसका होल स्क्वायर और हम लोगों को फाइंड आउट करना है एट पॉइंट z इक्वल टू -1। ठीक है, तो z की जगह अगर -1 पुट अप कर देते तो ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 और -3 का स्क्वायर 9। सो ये हो जाएगा -1 अपॉन 9। तो हम लोगों को फाइनली वैल्यू मिलेगी इस इंटीग्रल की 2 पाई आई और ये माइनस साइन और ये अपॉन 9। हो गया सॉल्व। तो इस एग्जाम्पल को हमने क्या किया है? विद द हेल्प ऑफ HOD फॉर्मूला मींस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला के हेल्प से हमने इसे सॉल्व किया है। HOD फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे? जब यहाँ पे आपको डिग्री क्या दी है, जो भी पॉइंट आपको मिल रहा है, सिंगुलरिटी मिल रही है, वो पॉइंट अगर कर्व के अंदर है और उसकी डिग्री अगर मोर देन 1 है तो उस केस में आप लोग क्या करोगे? HOD फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सेम टाइप का देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोग HOD फॉर्मूला मींस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो हम लोगों को देखिए एग्जांपल क्या दिया है? इंटीग्रल ओवर सी साइन स्क्वायर जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाय 6 होल क्यूब डी जेड। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो क्लोज कर्व दी है वो रहेगी हमारी यूनिट सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे कर्व के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी है आपको? पाई बाय 6 दी हुई है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं a की जगह हम लोग z नॉट भी बोल सकते हैं। z नॉट बोलो या फिर a बोलो, सेम चीज रहेगी। यहाँ पे क्या दी है आपको? a की वैल्यू पाई बाय 6 दी है। तो पाई बाय 6 अगर दी है और यहाँ पे आपको जो कर्व दी है वो क्या दी है? यूनिट सर्कल दी है। मतलब सेंटर 0 रहेगा और रेडियस कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, देन अब पाई बाय 6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी यहाँ पे 0.5। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है एक्चुअली एग्जांपल में ही। तो ये 0.5 जो है पाई बाय 6 जो पॉइंट है हमारा जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.5, तो ये हमारी क्या आ रही है? सर्कल के अंदर आ रही है। ठीक है, क्योंकि रेडियस कितनी है? 1 है, तो 0.5 का अप्रोक्सीमेट उसके अंदर आ ही जाएगी। मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है हमारे गिवन कर्व के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या दी है? इसकी डिग्री मोर देन 1 दी हुई है। ठीक है, तो बाय डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करेंगे बाय HOD फॉर्मूला। बाय HOD फॉर्मूला क्या मिलेगा? इंटीग्रल ओवर सी साइन स्क्वायर जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाय 6 इसका होल क्यूब इंटू डी जेड। HOD फॉर्मूला हमने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी इसे? 2 पाई आर अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को n देखना पड़ेगा। n क्या होना, यहाँ पे क्या रहता है? n+1 रहता है। तो यहाँ पे अगर 3 दिया है तो n+1 के फॉर्म में लिखना है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? 2+1 लिखेंगे। मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। देन
fn ऑफ z0 मीन्स f2 ऑफ z0। z0 कितना है हमारा π/6 है। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 टाइम्स एंड देन π/6 वैल्यू पुट अप करके उसे सॉल्व करना है। तो वो हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे f ऑफ z हम लोगों को दिया है, हमारे पास f ऑफ z है साइन स्क्वायर z, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स साइन z इंटू कॉस z एंड देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा 2 एज इट इज साइन z, या फिर 2 साइन z कॉस z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2z भी लिख सकते हैं। और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, cos 2z इंटू 2, तो 2 cos 2z रहेगा, ठीक है। और एट पॉइंट क्या करना है हम लोगों को, π/6 फाइंड आउट करना है। तो f डबल डैश ऑफ π/6 इक्वल टू, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट π/6, तो क्या मिलेगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू π/6, तो ये क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। और कॉस ऑफ π/3 कितना होता है, कॉस ऑफ π/3 होता है आपका 1/2। सो कॉस ऑफ π/3 होता है आपका 1/2। सो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई फिर इसकी 1, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहेगा एट पॉइंट π/6 उसकी वैल्यू मिल रही है आपको यहाँ पे 1। तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 1 मीन्स 2, तो यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई r इंटू 1, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आएगी हमारी पाई इंटू r। हो गया एग्जाम्पल। इसमें क्या किया है हमने, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट को चेक किया कि हमारे कर्व के अंदर आता है या नहीं, π/6 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.5 आती है, वो हमारे कर्व के अंदर आ रही है, मतलब हम लोग यहाँ पे HOD फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो HOD फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या दी है, मोर देन 1 दी है, और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में डिग्री 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 1 है, इसलिए हम लोग HOD फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पहले से हमने यहाँ पे HOD फॉर्मूला लिख के रखा था, ठीक है। इसी का हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया। फिर यहाँ पे हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था फंक्शन का एट पॉइंट π/6, तो इसे हमने सेपरेटली पहले फाइंड आउट कर लिया एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट अप की, तो यहाँ पे हम लोगों को इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई पाई इंटू r, ठीक है। तो जब आप अपने नोट्स में लिखो बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके बाद आपको यही लिखना है और यहाँ से फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइएगा। और सबसे पहले तो हमेशा जब भी आप एग्जाम में पेपर में कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करो, उसमें अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो जो भी आप यूज कर रहे हो, उसके बाद एग्जाम्पल को सॉल्व करो। सो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रल ओवर c sin pi z² प्लस cos pi z² अपॉन z-1 इंटू z-2 dz, और हम लोगों को यहाँ पे क्लोज कर दी है मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 3, मतलब सेंटर 0 और रेडियस 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डायग्रामेटिकली इस कर्व को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ठीक है। तो इस फॉर्म में कुछ आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट दिए हैं, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसे चेक कर लेते हैं कि हमारे कर्व के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलरिटीज आपको क्या दी है, z-1 मीन्स z-1 मतलब एक 1 पॉइंट है और एक आपका 2 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 2 हमारे कर्व के अंदर आ रहे हैं और इनकी डिग्री क्या दी है, 1 दी हुई है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिए है, ये दोनों टर्म्स क्या है, मल्टीपल में दिए हैं, और अगर हम लोग इसे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपके फंक्शन के डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसे अलग अलग मीन्स 2 टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली
इस फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं और सिर्फ इतना जो फंक्शन रहेगा 1/z-1 इंटू z-2। इसे अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 1/z-2 माइनस ऑफ 1/z-1। ठीक है, तो यही वाला पार्शियल फ्रैक्शन अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा इंटीग्रल ओवर c sin पाई z² प्लस कॉस पाई z² डिवाइडेड बाय z-1 इंटू z-2 इंटू dz। तो इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर c 1/z-2 माइनस ऑफ 1/z-1 इंटू, इसे क्या लिख लेते हैं, f ऑफ z लिख लेते हैं। ठीक है, f ऑफ z इंटू dz, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, f ऑफ z की ही वैल्यू है। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रल को अगर हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z अपॉन z-2 इंटू dz माइनस इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z अपॉन z-1 इंटू dz। ठीक है, अब ये आ गया हमारा कॉची इंटीग्रल के फॉर्म में। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे 2πi इंटू f ऑफ 2 माइनस 2πi इंटू f ऑफ 1, राइट। और f ऑफ z क्या दिया हम लोगों को, देखिए f ऑफ z क्या है हमारा फंक्शन यहाँ पे, f ऑफ z इक्वल टू साइन पाई z² प्लस कॉस पाई z², राइट। अगर हम लोग z की जगह 2 पुट अप करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, f ऑफ 2 इक्वल टू साइन पाई z²। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई प्लस कॉस, अब z का स्क्वायर यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, और साइन 4 पाई कितना होता है, 0 होता है। और cos 4 पाई कितना होता है, cos 4 पाई 1 होता है। मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। मतलब ये हो गया 2 पाई r, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, माइनस ऑफ, अब हम लोग यहाँ पे z की जगह 1 पुट अप करते तो यहाँ पे मिलेगा f ऑफ 1 इक्वल टू साइन 1 का स्क्वायर 1 रहेगा मतलब साइन पाई प्लस कॉस 1 का स्क्वायर मतलब 1 मतलब कॉस पाई, तो साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 पाई r इंटू -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 पाई r प्लस 2 पाई r कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 4 पाई r। तो ये हो गए हमारे इंटीग्रल की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एंड HOD फॉर्मूला इंटीग्रल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, आई होप इस वीडियो लेक्चर में हमने जितना लिया है आपको क्लियर हुआ होगा और एग्जाम में आप इस टॉपिक के ऊपर के इस टाइप के एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।